हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और काफी समय से आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर यूपी पीएससी एपीएस का जो एग्जाम का लेवल होगा वहां पर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, जो 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे क्या उनको हम कर पाएंगे, क्या रहेगा लेवल, 50 में से कितना स्कोर कर पाएंगे। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे। आज इन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने है। बेस्ट 50 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी है, जहां आज है इसका डे 1। अगर आपने अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की हुई है तो आप यहां से एनालिसिस कर पाएंगे कि बचे हुए दिनों में आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कैसा है, कितना स्कोर आप एग्जाम में करेंगे। एग्जामिनेशन के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यूपी पीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन ही यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लेवल रहेगा क्या, ये आज के सेशन से आपको पता चलेगा। तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस करिएगा और आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया ये मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए, एग्जाम डेट आप सबको पता ही है, 7 जनवरी को आपका पेपर है। दिन बहुत कम आपके पास में है, लेकिन ये जो आखिरी के दिन होते हैं ना, ये काफी क्रूशियल होते हैं। क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो, आखिरी के दिनों में अगर आपने बढ़िया प्लान आउट कर लिया, सही स्ट्रेटजी से आपने रिवीजन कर लिया, अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन कर ली, तो सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, देखते हैं यहां पर आप कितना स्कोर कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनको लग रहा है कि कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और पूरे कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एपीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, तो आप इस सेशन से कनेक्ट हो सकते हैं, इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीपीएससी एपीएस 2023 का कंप्लीट कोर्स, जहां पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा जो सिलेबस आपका गिवन था, इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सारी वीडियो, सारी पीडीएफ, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कहां पर? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, यूपीपीएससी एपीएस के कोर्स को सिलेक्ट करिएगा, फिर एनरोल करने के बाद में आप सभी वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। सर टोटल वीडियोस कितनी है? 55 वीडियोस है। कितने घंटे की है? हर एक वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की है, तो 60 आवर्स की यानी 60 घंटे की लगभग आपकी ये सारी वीडियोस रहने वाली हैं। क्या सर ये सफिशिएंट है एग्जाम को लेकर? 100% सफिशिएंट है। आपको सिर्फ जितनी वीडियोस दी गई हैं, जितनी पीडीएफ दी गई हैं, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिर्फ इतना लगा लीजिए। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ना आए तो आप कहिएगा सचिन सर आपसे हमने पढ़ा और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आए, तो गारंटी है इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस रिक्वायरमेंट है तो बढ़िया तरीके से कूल डाउन होकर पढ़ने की और उसको बार बार रिवाइज करने की। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप डायरेक्टली हमको यहां पर व्हाट्सएप करिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर लेवल क्या रहेगा? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पढ़िए, एनालाइज करिए, ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्या रहने वाला है इसका करेक्ट जवाब। टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन अ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 365। एमएस एक्सेल 365 जो कि लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन भी है, और यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए, एमएस एक्सेल 365 में एक वर्कशीट पर पंक्तियां और स्तंभों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते होंगे कि जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसमें रोज कितनी है? 10,48,576 रोज, और कॉलम्स की संख्या कितनी है? 16,384 कॉलम्स। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही जवाब बनेगा
वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट वन। यस, पुराने वाले वर्जन और नए वाले वर्जन दोनों की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, और नए वाले वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बताइए भाई, पढ़ाई तो बहुत करी है आप सबने, है ना, अच्छे से पढ़ा है, तो बताइए आंसर। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन इन MS एक्सेल 365। MS एक्सेल 365 में एक सेल में कुल कितने अक्षर हो सकते हैं? अगर हम बात करें एक्सेल की, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। रोज एंड कॉलम्स को मिलाकर ही बनी होती है सेल, और एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, यह आपको बताना है। 255 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स, 65,536 कैरेक्टर्स, या 32,767 कैरेक्टर्स? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज 32,767 कैरेक्टर्स। इतने कैरेक्टर एक सेल के अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द जूम रेंज इन MS एक्सेल 365? MS एक्सेल 365 में जो मैक्सिमम जूम है, या जो जूम करने की रेंज है, वो क्या है? आप जानते हैं MS वर्ड हो या एक्सेल या पावर पॉइंट, सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जूम कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500 जूम किया जा सकता है परसेंटेज में, लेकिन अगर MS पावर पॉइंट और एक्सेल की बात करें तो मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 400 होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 10% to 400%। क्या आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है? बिल्कुल दिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिनिमम क्या होता है? 10, मैक्सिमम क्या है? 400%, और बाय डिफॉल्ट क्या है? 100%। ग्रेट। व्हाट इज द फाइल नेम लेंथ इन MS एक्सेल 365? MS एक्सेल 365 में फाइल नाम की लंबाई क्या है? यानी जो आप फाइल का पाथ देते हैं, जो आप फाइल का नाम देते हैं, वो कितना बड़ा हो सकता है? 255 कैरेक्टर्स के बराबर फाइल नेम MS एक्सेल 365 में, 218 कैरेक्टर्स के बराबर, 256 कैरेक्टर्स के बराबर, या 216 कैरेक्टर्स के बराबर? क्या होगा आंसर? सोच के बताइएगा बहुत आराम से। वेरी गुड। करेक्ट आंसर होगा 218 कैरेक्टर्स। यानी जो आपका पूरा फाइल का पाथ होता है, जैसे सी, यूजर नेम, डॉक्यूमेंट्स, जहां भी आपकी फाइल सेव है, इस पूरे पाथ को अगर हम मिला लें इंक्लूडिंग द फाइल नेम, तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो मैक्सिमम 218 कैरेक्टर्स की ही होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। What is the row height in points in MS Excel 365? MS Excel 365 में पंक्ति की ऊंचाई कितनी होती है? यानी जो रो होती है उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी MS Excel 365 के केस में, या लेटेस्ट वाले वर्जन के केस में? 256 पॉइंट्स, 255 पॉइंट्स, 409 पॉइंट, या 400 पॉइंट्स? अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से करी है तो आप जानते हैं कि जो रो की हाइट है वो 409 पॉइंट्स ही होती है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 409 पॉइंट। तो व्हाट इज द रो हाइट इन पॉइंट्स? रो की जो हाइट है वो पॉइंट्स में कितनी है मैक्सिमम? तो आंसर है 409, 409 पॉइंट। वेरी गुड। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला? एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा जबकि फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे गिवन है? इक्वल्स टू सीलिंग 19,4 प्लस फ्लोर 19,4। और फ्लोर और सीलिंग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डैम श्योर है, कंपलसरी। बताइए मुझे आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सीलिंग के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे,
फ्लोर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सीलिंग में ऊपर वाली वैल्यू यानी ग्रेटर वाली वैल्यू आती है और फ्लोर के केस में नीचे वाली वैल्यू आती है। क्योंकि सीलिंग फैन होते हैं और फैन लगते हैं ऊपर, तो सीलिंग फैन से याद रखिएगा ग्रेटर वाली वैल्यू, और फ्लोर होता है डांस फ्लोर, है ना, जिसपे आप डांस करते हैं, डीजे रॉक्स। तो ये जो डांस फ्लोर है ये कहां होता है? नीचे। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? कम। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? 19,4 यानी 4 की टेबल पढ़नी है, लेकिन वो 4 की टेबल सीलिंग में पढ़नी है यानी 19 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 4 5 20, 20 लेंगे जो कि 19 से क्या है? ग्रेटर है। फ्लोर में क्या होगा? कम वाली वैल्यू आएगी, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे 19 से कम होनी चाहिए। 4 4 16, बिल्कुल सही। अब 20 प्लस 16 क्या हो गया? 36, यानी इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। सीलिंग क्या गिवन है? 19,4। सीलिंग में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर, यानी टेबल पढ़ेंगे 4 में। 4 की टेबल में 4 के डिविजिबल में 19 से बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है? 4 4 16 और 4 5 20। 16 हो गई कम, 20 हो गई ज्यादा 19 से, तो ये ले लिया हमने। फिर दिया हुआ है फ्लोर 19,4। 4 की टेबल पढ़ेंगे 19 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। 19 से कम, क्यों? क्योंकि फ्लोर दिया है। तो 4 4 16, यानी यहां पर क्या आ गया? 16। 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 क्या आ गया दोस्तों? 36। दैट इज द करेक्ट वन। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सीलिंग और फ्लोर के क्वेश्चन को करेंगे। यहां क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि सीलिंग में 19,4 या किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, फ्लोर भी आ सकता है सिर्फ, और इसको मिला के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। वेरी गुड। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला ट्रंक A1 where A1 is equals to 25,45? बताइए एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इसका आउटपुट आपको बताना है। जहां फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल्स टू ट्रंक A1, जहां A1 की वैल्यू गिवन है 25.45। बस आपको यह पता आना चाहिए कि ट्रंक का मतलब क्या है। ट्रंक का मतलब होता है ट्रंकेट करना। ट्रंकेट करने का मतलब कि जो भी आपकी डेसिमल में वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको फ्लोटिंग नंबर में दी गई है, उसको रिमूव कर दीजिए। तो ट्रंकेटिंग का मतलब होता है हटा देना, डिलीट कर देना। लेकिन किस वैल्यू को? जो दशमलव के आगे है, जो पॉइंट के आगे है। तो पॉइंट के आगे हमें दिख रहा है 4 और 5, 4 और 5। इसको अगर हम हटा देंगे बहुत प्यार के साथ तो आंसर मिल जाएगा 25, यानी थर्ड इज द राइट वन। तो जरा एक बार फिर से समझो। ट्रंक का मतलब होता है हटा देना। हमें क्या करना है? A1, A1 में ट्रंकेटिंग को अप्लाई करना है। A1 में क्या गिवन है? 25.45। इसका मतलब क्या हटाना है? जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है, जो पॉइंट के आगे वाले नंबर्स हैं, और पॉइंट के आगे जो नंबर है वो है 4 और 5, जिसको उड़ा देंगे, जिसको स्वाहा कर देंगे, और स्वाहा करने के बाद 4 और 5 को क्या मिलेगा? 25 इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 टू सेंटर द टेक्स्ट? MS Word 2021 में टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सोचो। अगर हमें टेक्स्ट को क्या करना है? सेंटर में लेकर आना है, तो हम कंट्रोल E करेंगे सेंटर लाने के लिए। कंट्रोल C होता है किस पर्पज से? कॉपी के लिए। कंट्रोल T होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, जो भी कई बार पूछा गया है। कंट्रोल T का यूज क्यों करते हैं? फॉर द हैंगिंग इंडेंटेशन। और कंट्रोल R होता है राइट अलाइन करने के लिए। तो यानी इसका आंसर बन गया कंट्रोल प्लस E फॉर सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल T
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? टू क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को, टैब को या मार्जिन को हैंगिंग इंडेंटेशन में लाने के लिए कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना कंप्यूटर का, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, टैब क्या होता है, रिबन क्या होता है। तो जो कोर्स में हमने करवाया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको करवाया है, टॉपिक वाइज करवाया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर एमसीक्यूज करवाए हैं ताकि उसके एमसीक्यूज आप कर पाए, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको पता होगा कि कितने शानदार तरीके से ये कोर्स कंप्लीट किया गया है। आइए बताइए मुझे, एमएस वर्ड 2021 में रिबन को विस्तृत या संक्षिप्त करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी यहां पर पूछ रहा है टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन। अगर रिबन आपको देखना है, आप जानते हैं रिबन क्या होता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट में। जब हम किसी भी टैब पर जाते हैं और क्लिक करते हैं तो एक सब विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कई सारे कमांड्स होते हैं, और उसी कमांड वाली विंडो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। और अगर उस रिबन को गायब करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो कंट्रोल F1 आपको दबाना होगा। यानी इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F1। सिर्फ F1 यूज होता है हेल्प के लिए, F2 यूज होता है टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर के लिए, और कंट्रोल के साथ F1 का प्रयोग किया जाता है रिबन को एक्सपैंड करने के लिए, विस्तृत या संक्षिप्त करने के लिए रिबन को कंट्रोल F1 की का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम कितना फॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं? मैक्सिमम फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में कितना है? लेटेस्ट वाले वर्जन में 8, 72, 400 या 1638? अगर हम ड्रॉप डाउन की बात करें, अगर आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और जो लिस्ट बन के आएगी उसमें ऊपर होता है 8, नीचे होता है 72। लेकिन क्या क्वेश्चन में ड्रॉप डाउन कह रहा था? क्या क्वेश्चन में लिस्ट कह रहा था? नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम फॉन्ट साइज, और ये है 1638। यानी 1638 से ज्यादा हम फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं कर सकते एमएस वर्ड में। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इज दी राइट वन। और अगर टेबल की बात की होती, अगर ड्रॉप डाउन की बात की होती, तो आंसर क्या होता? सबसे मिनिमम 8 ऊपर और सबसे नीचे टेबल में 72, तो ये आंसर हो जाता 72। लेकिन मैक्सिमम के केस में आंसर क्या होगा? 1638। वेरी गुड। Among these which statement is wrong about विकीपीडिया? हम लोग जानते हैं विकीपीडिया क्या है? एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, एक फ्री वेबसाइट जहां पर कंटेंट को पब्लिश किया जाता है हम और आप जैसे यूजर्स के द्वारा, वॉलेंटियर्स के द्वारा, और कोई भी कंटेंट को पब्लिश कर सकता है। एनीवन कैन डू दैट। और विकीपीडिया इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं लेता। यानी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रॉफिट के काम करती है। तो कह रहा है विकीपीडिया जो कि एक विकी है ना, इसका नेचर क्या है? विकी नेचर की है ये। विकी का मतलब होता है क्विक, त्वरित, तुरंत। तो ये क्विक काम करती है। आपको कोई भी चीज देखनी है, आप विकीपीडिया में बहुत आसानी से सर्च करते हैं और वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं देखने को। तो कह रहा है इनमें से विकीपीडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन गलत है? पहला, इट इज फ्री। क्या ये फ्री वेबसाइट है? जी हां, ये बिल्कुल फ्री है, यानी ये सही है। सपोर्ट ओपन कंटेंट। क्या यहां पर जो कंटेंट है वो कोई भी बना सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है, हम और आप, वॉलेंटियर्स? जी हां, तो यानी ये भी सही है। तीसरा कह रहा है स्टार्टेड इन 2001। बिल्कुल सही, इसको 2001 में शुरू किया गया था। यानी आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी के सभी स्टेटमेंट वैलिड हैं, करेक्ट हैं।
तो आंसर बनेगा फोर्थ इज द राइट स्टेटमेंट। ये फ्री भी है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। विकिपीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है विकिमीडिया फाउंडेशन। तो विकिपीडिया जो वेबसाइट चल रही है ये डोनेशन पर चल रही है। ये वेबसाइट आप जब जाएंगे विकिपीडिया पे तो वहां पे डोनेशन का ऑप्शन भी आता है, जहां ये आपसे कहती है कि आप डोनेट करिए। तो आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहेंगे ये खुशी से ले लेगी, लेकिन आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप कभी भी यहां जाकर कुछ पेमेंट करिए। लेकिन विकिपीडिया कहती है देखो भाई, हम है तो कंपनी, नॉन प्रॉफिट है तो क्या हुआ, हमें भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है। हमारे पास में भी सीईओ हैं, हमारे पास में भी सीएमडी हैं, तो उनकी सैलरी कैसे देंगे। तो इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर सपोर्ट करती हैं, जैसे गूगल कंपनी भी विकिपीडिया को काफी सपोर्ट करती है, काफी भारी मात्रा में पैसे देती है। सरकार भी विकिपीडिया को ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियल तौर पर सपोर्ट करती है। तो ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल है, एप्पल है, वो विकिपीडिया को डोनेशन देकर, कुछ रुपए देकर सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि वाह बहुत बढ़िया काम कर रही हो विकिपीडिया, ऐसे ही करते रहो। और विकिपीडिया के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है विकिमीडिया फाउंडेशन, तो ये इसको रन कर रही है, जिसका नाम है विकिमीडिया। वेरी गुड। शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सेस। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये एमएस वर्ड में भी है, एमएस एक्सेल में भी है और एमएस पावर पॉइंट में भी है। आंसर है Ctrl+H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। Ctrl+F होता है फाइंड के लिए, Ctrl+H होता है फाइंड और रिप्लेस के लिए, Ctrl+R होता है राइट अलाइन करने के लिए, सीधी तरफ अलाइनमेंट देने के लिए। वेरी गुड। What shortcut key is used to insert current date in MS Word 2019 या 2021? MS Word 2019 या 21 में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। टैब शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी या शिफ्ट ऑल्ट डी? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? या पांचवा ऑप्शन कि सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं, ये भी हो सकता है ना, कई लोग बताते ही नहीं है आंसर। तो आप जानते हैं कि करंट डेट के लिए क्या होगा, शिफ्ट ऑल्ट डी होगा, जिसको कहते हैं सैड, दुखी, SAD, शिफ्ट ऑल्ट डी फॉर करंट डेट। अगर टाइम पूछते तो शिफ्ट ऑल्ट टी हो जाता, लेकिन कई बार एग्जाम में शिफ्ट ऑल्ट डी ना लिखकर ऑल्ट शिफ्ट डी लिखते हैं। क्या यह भी सही है? जी हां, आप शिफ्ट ऑल्ट डी भी बोल सकते हैं, आप ऑल्ट पहले भी ले जा सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट डी भी बोल सकते हैं, या डी ऑल्ट शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, बस याद ये रखना है कि शिफ्ट ऑल्ट और डी, इन कीज को आपको दबाना है। इन तीन कीज को जब आप दबाएंगे एक साथ तो करंट डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। करंट टाइम को इंसर्ट करना है, शिफ्ट ऑल्ट टी हो जाएगा, यानी जहां पर डी है उसकी जगह पर टी का यूज हो जाएगा फॉर टाइम पर्पस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन यू आर इन फाइल एक्सप्लोरर हाउ विल यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद शॉर्टकट की? जब आप फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं तो आप शॉर्टकट कुंजी के साथ एक नया फोल्डर कैसे बनाएं? मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर बनाना है, कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर को चूज करेंगे, बन जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसकी शॉर्टकट की पूछें तो आंसर क्या होगा? यही तो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर है विंडोज में कंट्रोल शिफ्ट एन करने पर क्या हो जाएगा? एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो कभी भी नए फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की पूछी जाए विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइल एक्सप्लोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट एन टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर बनाने के लिए। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड द फुटनोट ऑप्शन इज ग्रुप्ड अंडर विच टैब? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट विकल्प को किस टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है?
यानी ये जो फुटनोट ऑप्शन है ये कहां मिलता है, किस टैब के अंदर मिलता है, जरा बताइए। रेफरेंसेस, होम, डेटा या पेज लेआउट। मैं अक्सर आपको याद करवाया करता हूं कि फुटनोट का मतलब क्या है। फुट का मतलब पैर और नोट का मतलब, याद रखिए, चोट। पैर में लगी हुई चोट, अगर पैर में आपके चोट लगती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, रेफर करता है कि देखो हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फला फला डॉक्टर को जाके दिखा लो, रेफर कर दिया। यानी आंसर क्या होगा, रेफरेंस। तो अगर कहानी बना के याद करेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा और आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो आप कभी भी अगर आपको फुटनोट मिलेगा ना तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि नहीं, सचिन सर ने कहा ये फुटनोट नहीं है, ये फुट में लगी हुई चोट है। चोट लगेगी, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, रेफर। रेफर मतलब रेफरेंसेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। Which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? बताइए, निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का एक उदाहरण है। हम लोग जानते हैं एक्सेल में जो सेल रेफरेंसिंग है वो तीन तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट के केस में आंसर क्या बनता है, यानी रो से पहले भी डॉलर होना चाहिए और कॉलम से पहले भी डॉलर होना चाहिए। डॉलर का मतलब होता है फिक्स करना, रो को फिक्स करना और कॉलम को फिक्स करना, यही आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है। तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, जी हां, ऑप्शन नंबर 3 में $A$9, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। बताइएगा, कह रहा है MS Word 2021 में किसी दस्तावेज का स्वरूप बदलना है तो उसे क्या बोलते हैं। अपीयरेंस चेंज करना है। अपीयरेंस का मतलब फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की शेप, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट फेस। अगर ये सब आपको बदलना है, अपीयरेंस बदलना है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रूफिंग, जी नहीं। एडिटिंग, ना ना। फॉर्मेटिंग, जी हां, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, यानी थर्ड इज द राइट वन। अपडेटिंग भी नहीं। तो फॉर्मेट करने का मतलब कि फॉन्ट में बदलाव करना, वो कलर में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है, इफेक्ट में भी हो सकता है, उसके स्टाइल में भी बदलाव हो सकता है। तो वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, जो भी आप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं, है ना, आपके ऊपर है ये चीज। ग्रेट। In a presentation of PowerPoint, the special effect used to introduce the slide are known as। PowerPoint की प्रस्तुति में स्लाइडों को पेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष प्रभाव को डैश के रूप में जाना जाता है। स्लाइड कैसे आएगी और स्लाइड कैसे जाएगी, इस पर अगर आपको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, एनोटेशंस नहीं, कस्टम एनिमेशन, ना ना, ट्रांजिशन, जी हां, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो स्लाइड के आने के बिहेवियर को और स्लाइड के जाने के बिहेवियर को जब आप सेट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। जबकि एनिमेशन क्या होता है, इमेज कैसे आएगी, टेक्स्ट कैसे आएगा उस स्लाइड के ऊपर, या किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करेंगे उस स्लाइड के ऊपर, उसको बोलते हैं एनिमेशन। और पूरे स्लाइड के कैसे आएगी और कैसे जाएगी उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। वेरी गुड। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड में पेन का डिफॉल्ट रंग क्या है। हम जानते हैं कि पावर पॉइंट में आप पेन चूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर के पेन हैं, लेकिन अगर आप उसके कलर को चूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट भी एक कलर आता है, और वो कलर क्या है दोस्तों, रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। येलो, नो नो, येलो इज नॉट अ डर्टी फेलो, द करेक्ट आंसर इज रेड, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी लाल कलर का पेन आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा
पावर पॉइंट की स्लाइड में आप रेड से ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो चाहे वो करिए, लेकिन डिफॉल्ट जो रहता है, जो अपने आप कस्टमाइज अगर आप नहीं करेंगे तो जो पहले कस्टमाइज से रहेगा वो क्या है, रेड है। बहुत बढ़िया। Among these options name the Apple presentation software. इन विकल्पों में से एप्पल कंपनी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है वो बताएं। पेजेस, नंबर्स, कीनोट या पावर पॉइंट। हम जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को टक्कर देने के लिए पेजेस, नंबर्स और कीनोट जैसे सॉफ्टवेयर्स को बनाया है। जहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जो सॉफ्टवेयर है एप्पल कंपनी का वो क्या है, कीनोट है। यानी एमएस वर्ड की जगह पर पेजेस है, एक्सेल की जगह पर एप्पल का क्या है, नंबर्स, और कीनोट किसकी जगह पर है, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन की जगह पर, पावर पॉइंट की जगह पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कीनोट इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट्स कंसीडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की रीढ़ किसे कहा जाता है, बैकबोन या बेस किसे बोला जाता है, यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को, एचटीएमएल को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, एचटीटीपी को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, या एफटीपी को, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। करेक्ट आंसर है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्यों इसे बैकबोन बोलते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उसका जो यूआरएल होता है वो हमेशा एचटीटीपी से शुरू होता है, और हम यूआरएल में शुरुआत किससे करते हैं, www.google.com। तो हम एचटीटीपी लगाते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी एचटीटीपी से शुरू होगी वो वेबसाइट। ये अगर सिक्योर्ड वेबसाइट होगी तो एचटीटीपीएस से शुरू होगी। दैट इज द रीजन। यूआरएल क्या है, एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, यूआरएल है, वेबसाइट के एड्रेस को ही यूआरएल बोलते हैं। एचटीएमएल क्या है, अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आपको 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी, एचटीएमएल, सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 वो वेबसाइट्स हैं जिनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप किसी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, किसी वेब पेज को डेवलप करने जा रहे हैं तो एचटीएमएल होगा। और एचटीटीपी क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है, एक ऐसी प्रोटोकॉल जो कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में मदद करती है, एचटीटीपी। तो सर एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। एफटीपी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइल्स को ट्रांसफर करने में जो प्रोटोकॉल मदद कर रही है। फाइल को ट्रांसफर करने का मतलब अपलोड करना या डाउनलोड करना, तो इसका मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में जो प्रोटोकॉल मदद कर रही है वो है आपकी एफटीपी। क्लियर है, वेरी गुड। इंटरनेट सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन, भारत में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू की गई? तो इंडिया में, भारत में सबसे पहले जो इंटरनेट की सर्विस थी वो किस ईयर में शुरू की गई? 15 अगस्त तो है, लेकिन इसके साथ में ईयर क्या है जरा मुझे बताइए। 1995, 1990, 1997 या 2000? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की सर्विसेज को शुरू किया गया। और इंडिया में जो इंटरनेट की सर्विस थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? वीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, जिसका नाम अब टाटा कम्युनिकेशंस हो चुका है, यानी टाटा कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो पहले क्या नाम था, वीएसएनएल, बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और अब वीएसएनएल किसके पास है, टाटा कम्युनिकेशन के पास। वेरी गुड। 3 बार डब्ल्यू तो आपने सुना है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन 4 बार डब्ल्यू क्या होता है बताइए? तो www का मतलब, यानी 4 बार अगर डब्ल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग,
वर्ल्ड वाइड वेब विकी या वर्ल्ड वाइड वेब विकीपीडिया? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म का मतलब क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग। हम वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करके एक्सेस करते हैं किसको? ब्राउजर को, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को, हाई बैंडविड्थ को, या सर्च इंजन को? सोचिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, ये www का काम क्या होता है? इंटरनेट पर स्टोर डेटा को लेकर आना हमारे लिए। जब हम ब्राउजर पर कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं डेटा की, तो वो डेटा हमारे लिए जो लेकर आता है इंटरनेट पर, वो यही भाई साहब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल हम लोग किस पर करते हैं? ब्राउजर पे। और ब्राउजर क्या है? क्लाइंट। और ये क्लाइंट क्या करता है? सर्वर से रिक्वेस्ट करता है डेटा की, और सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है डेटा को। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा? ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर। तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करके एक्सेस करते हैं किसको? ब्राउजर को। और ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं डेटा की। ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और रिस्पॉन्ड करके देता है अगेन ब्राउजर को, जिसे हम अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं, सर्च इंजन पे देख पाते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट इंक्लूडेड इन MS विंडोज 10? बताइए, MS विंडोज 10 में शामिल वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब जैसे सिरी, एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन का एलेक्सा। एलेक्सा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, बहुत फेमस है अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं, जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देता है, आपको असिस्ट करता है, आपको मदद करता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट यानी MS विंडोज का है वो कौन सा है? कोर्टाना, यानी थर्ड होगा बिल्कुल सही जवाब। हाय, आई एम कोर्टाना। तो ये वो रोबोट हैं जिनके द्वारा कोर्टाना को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कोर्टाना का ऑफिशियल लोगो भी है। नेक्स्ट, विच वन इज डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर MS विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए कौन सा डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है? यानी आपको बताना है कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आप कर रहे हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो वर्ड प्रोसेसर आपको पहले से मिलेगा, वो कौन सा है? MS वर्ड? जी नहीं, MS वर्ड तो पेड है, ये डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। क्लोज्ड सोर्स है, पेड है। MS पेंट? जी नहीं, ये वर्ड प्रोसेसर है ही नहीं। वर्ड पैड? जी हां, करेक्ट आंसर है वर्ड पैड। नोटपैड क्या है? टेक्स्ट एडिटर, जिस पर आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड, जिसका एक्सटेंशन .txt होता है। वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? RTF, रिच टेक्स्ट फाइल, जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। तो ये हो गया वर्ड पैड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेम दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज्ड मेनली फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट इज फुली फ्री फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरी तरीके से मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिट डिफेंडर, नॉर्टन, कैस्पर स्काई या मैकैफी? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, करेक्ट जवाब होगा बिट डिफेंडर, दैट इज द राइट वन। बड़ा ही फेमस माइक्रोसॉफ्ट का फुली फ्री, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया, फ्री, ऑनलाइन बैंकिंग में यूज किया जाने वाला एंटीवायरस, दैट इज बिट डिफेंडर एंटीवायरस। नेक्स्ट, विच प्रिंटर इज यूज्ड फॉर बैंकिंग, एयरलाइन, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट पर्पस? बैंकिंग, एयरलाइंस, किराना स्टोर, मनोरंजन के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील या लाइन प्रिंटर? तो आपने देखा होगा बैंकिंग में, ATM मशीन्स में, एयरलाइंस में, ग्रोसरी स्टोर में
ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्मेट में आपको एक स्लिप दी जाती है, और ये जो स्लिप ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्मेट में थर्मोक्रोमिक के पेपर के ऊपर जो प्रिंट निकालती है वो है थर्मल प्रिंटर। एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मल प्रिंटर के केस में जो पेपर यूज होता है वो कैसा होता है, तो आंसर है थर्मोक्रोमिक पेपर। ये पेपर कैसा होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSID इन इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस प्रिंटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वायरलेस प्रिंटर की स्थापना में SSID का पूर्ण रूप क्या है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। यानी जब आप वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको उस प्रिंटर का नाम दिखाई देता है, और इस प्रिंटर का नाम ही SSID होता है, जिसे बोलते हैं सर्विस सेट आइडेंटिफायर। यानी फोर्थ इज द करेक्ट जवाब। क्लियर है? वेरी गुड। नेम द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड बाय गैरी स्टॉकवेदर। गैरी स्टॉकवेदर जो कि लेजर प्रिंटर के पापा कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं, तो गैरी स्टॉकवेदर द्वारा आविष्कार किए गए पहले लेजर प्रिंटर का नाम बताइए। जेरोक्स 9900, जेरोक्स 1000, जेरोक्स 7900 या जेरोक्स 9700? करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, जेरोक्स 9700। ये पहला लेजर प्रिंटर है जिसको इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा? गैरी स्टॉकवेदर के द्वारा। क्लियर? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECU इन लेजर प्रिंटर? अगेन बेस्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में। लेजर प्रिंटर में ECU का पूर्ण रूप क्या है? लेजर प्रिंटर जो कि फास्टेस्ट प्रिंटर भी है, जो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी है, जो कि ऐसा प्रिंटर है जो टोनर का यूज करता है, पाउडर का यूज करता है प्रिंट करने के लिए, है ना। अलग अलग कार्टेजेस लगी रहती हैं जिन्हें टोनर कार्टेजेस या पाउडर कार्टेजेस बोलते हैं। आंसर क्या होगा? तो ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। इंजन कंट्रोल यूनिट या ECU का मुख्य काम इंजन को सुचारू रूप से चलाने का होता है। तो इंजन यानी जो आपके लेजर प्रिंटर में जो इंजन होता है वो सही से वर्क करे, इसी के लिए लगाया जाता है ये पार्ट, दैट इज कॉल्ड इंजन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, द डैशपोर्ट इज नॉर्मली द माइक्रोफोन इनपुट। डैशपोर्ट सामान्यतः माइक्रोफोन इनपुट होता है। अगर आप माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर में किसी एक पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, और वो जो पोर्ट होगा उसका कलर क्या होगा? पिंक, लाइट ब्लू, ग्रीन या ब्लैक? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज पिंक कलर। माइक्रोफोन के लिए जो पोर्ट गिवन होता है उसका कलर पिंक रहता है। माइक्रोफोन का पिंक कलर का पोर्ट, हेडफोन या स्पीकर को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का पोर्ट, और साथ ही साथ अगर लाइट ब्लू कलर का एक पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, दैट इज यूज्ड फॉर दी एनालॉग लाइनिंग। ये आपको इनपुट के लिए दिया जाता है जो कि एनालॉग इनपुट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनालॉग लाइन इन। एक बार फिर से, पिंक फॉर माइक्रोफोन, ग्रीन फॉर हेडफोन और स्पीकर, लाइट ब्लू फॉर दी एनालॉग इनपुट, दैट इज कॉल्ड एनालॉग लाइन इन। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, विच स्पीकर कंपनी इज फ्रॉम इंडिया? भारत की कौन सी स्पीकर कंपनी है? तो स्पीकर कंपनीज तो बहुत सारी हैं, आपने बहुत सारी कंपनीज के स्पीकर यूज भी किए होंगे, देखे भी होंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट्स पर बहुत सारे स्पीकर्स आपको मिलते हैं अलग अलग कंपनीज के, लेकिन ऐसा कौन सा स्पीकर है जो कि फेमस है, जो कि इंडिया का है? तो इंडियन कंपनी का नाम बताइए फॉर दी स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। जेब्रोनिक्स, बेडू, JBL या बोस? फेमस तो JBL भी है, बोस भी है, लेकिन इंडिया का है जेब्रोनिक्स, यानी फर्स्ट इज दी राइट आंसर। जेब्रोनिक्स आपकी इंडियन कंपनी है। भारत की कौन सी स्पीकर कंपनी है? तो आंसर क्या है? जेब्रोनिक्स। नेक्स्ट, डैश इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा
बाय ईमेल, फोन और टेक्स्ट मैसेजेस। डैश ईमेल, फोन या टेक्स्ट संदेशों द्वारा संवेदनशील जानकारी या डेटा प्राप्त करने का कपटपूर्ण प्रयास है। ईमेल के द्वारा आपको मेल आते हैं फ्रॉड की कि इस लिंक पर क्लिक करिए तो आप इतने रुपए जीत जाएंगे। फोन कॉल्स आते हैं आपके पास कि मैं फला फला जगह से बोल रहा हूं, है ना, और आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे बताइए ताकि हम बहुत प्यार से आपकी सारी डिटेल्स को लेकर आपके अकाउंट को खाली कर दे, है ना। इस तरीके के फोन कॉल्स। टेक्स्ट मैसेजेस यानी एसएमएस भी आते हैं फ्रॉड वाले, इनको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। इन सभी अटैक्स को किस नाम से जानते हैं? चाहे वो ईमेल के द्वारा हो, फोन के द्वारा हो या टेक्स्ट एसएमएस यानी मैसेजेस के द्वारा, जो कि हमारी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग होता है मछली पकड़ने वाला जाल। फर्क क्या है? यहां मछली बन गए हम लोग क्योंकि हम ही लोग को पकड़ा जा रहा है, और वो जो मछली पकड़ने वाला है वो है यहां पर हैकर, जो कि कह रहा है किसी भी तरीके से फंसो भाई, ईमेल से फंसो या तो फोन से फंसो या तो मैसेजेस से फंसो या तो वेबसाइट बना देंगे नकली, डुप्लीकेट वेबसाइट, क्लोनिंग ऑफ दी वेबसाइट, उसके द्वारा फंसो। तो बस फंसो किसी ना किसी तरीके से ताकि हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को ले लें और फिर आपको खाली कर दे, है ना। दैट इज कॉल्ड फिशिंग। वेरी गुड। व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की साइज लिमिट क्या है? हम लोग जानते हैं कि ईमेल में जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है वो माइम है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। क्या अटैचमेंट की कोई लिमिट है? जी हां, हम जानते हैं कि जीमेल में एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही अटैचमेंट को अटैच किया जा सकता है, और वो लिमिट कितनी है? 25 MB। लेकिन क्या 25 MB से ज्यादा की कोई फाइल हो जाएगी तो जीमेल मना कर देगा? नहीं, इसको गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करेगा और फिर जो आपका अटैचमेंट होगा वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में ओपन होगा। तो इसका मतलब उस साइज की लिमिट जरूर 25 MB है, लेकिन अगर 25 MB से ज्यादा होगी तो वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में आपके अटैचमेंट को सेंड करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगर आपको मेल सेंड करना है, भेजना है, तो SMTP का प्रयोग करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल्स रिसीव करना है तो या तो POP3 का यूज करेंगे या IMAP का यूज करेंगे। क्या POP3 दिया है? जी हां। क्या IMAP दिया है? जी नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल प्राप्त करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो आंसर है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। कुल कितनी प्रोटोकॉल्स का यूज होता है ईमेल में? 4 प्रोटोकॉल्स का। कौन कौन सी? सेंड करने के लिए SMTP, रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP, और एक है अटैचमेंट पर्पस से माइम प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड MS वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार किसने किया? MS वर्ड तो आपने बहुत पढ़ा होगा, पूरा डिटेल में भी पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वर्ड के पापा कौन है, आविष्कारक कौन है, जरा मुझे बताइए। रिचर्ड ब्रॉडी, चार्ल्स सिमोनई, माइक्रोसॉफ्ट या ऑल ऑफ दिस? क्या लग रहा है? रिचर्ड ब्रॉडी सही जवाब है, चार्ल्स सिमोनई बिल्कुल सही जवाब है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी सही जवाब है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के 2 एम्प्लॉइज रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनई, इन्होंने ही बनाया है MS वर्ड को। तो यानी ये तीनों के तीनों आपके सही जवाब होंगे, तो आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नवीनतम ऑनलाइन संस्करण क्या है? याद रखिएगा, ऑनलाइन की बात हो रही है। ऑनलाइन का मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, जो एक बार आप ले लेते हैं फिर वो सब्सक्राइब हो गया।
फिर जितने भी अपडेट आएंगे उसी में मिलेंगे आपको। इंटरनेट पर उसका यूज कर पाएंगे, दैट इज बिल्कुल सही माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसे ऑफिस 365 भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन वर्जन की बात है कि लेटेस्ट ऑफलाइन वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो आंसर हो जाता 2021, क्योंकि ये ऑफलाइन है। और ऑनलाइन की लेटेस्ट की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365। वेरी गुड। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे लॉन्चेस डैश ऐप फॉर ट्रैकिंग ट्रेन्स एंड रियल टाइम स्टेटस क्वेरीज। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की ट्रैकिंग और वास्तविक समय स्थिति प्रश्नों के लिए एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम बताइए। आईआरसीटीसी बुकिंग, आईआरसीटीसी रिजर्वेशन, एनटीईएस या आईआरसीटीसी ऑफिशियल। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिकली इंडियन रेलवे की कितनी एप्लीकेशन है? 3 एप्लीकेशन है। एक आईआरसीटीसी कनेक्ट है, एक आईआरसीटीसी मदद है, मदद एप्लीकेशन जो कि मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए लॉन्च की गई, कंप्लेंट रेस करने के लिए लॉन्च की गई कि आपको कोई कंप्लेंट करनी है, कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो मदद एप्लीकेशन पर जाकर दीजिए। आईआरसीटीसी कनेक्ट बुकिंग करने के लिए, रिजर्वेशन पर्पस से, और अगर रियल टाइम स्टेटस आपको जानना है, ट्रैकिंग ट्रेन्स करनी है, ट्रैक करना है गाड़ी कहां पहुंची, किस प्लेटफॉर्म पर है, कितनी दूर है, किस स्टेशन पे है, कितने बजे तक पहुंचेगी, कितनी लेट है, तो इसके लिए आप यूज करते होंगे ज्यादातर केस में एनटीईएस का। तो करेक्ट जवाब यहां पर क्या होगा, एनटीईएस, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। यस, तो आईआरसीटीसी कनेक्ट, आईआरसीटीसी मदद और एनटीईएस। नेक्स्ट, डैश नंबर ऑफ टिकट्स पैसेंजर कैन बुक इन अ मंथ फ्रॉम वन आधार लिंक यूजर आईडी ऑन दी आईआरसीटीसी वेबसाइट। बताइए, आईआरसीटीसी वेबसाइट पर एक आधार लिंक, यानी अगर आपकी आईडी जो है वो आधार से लिंक है आईआरसीटीसी वेबसाइट में, तो यूजर आईडी से यात्री एक महीने में कितने टिकट बुक कर सकता है? एक महीने के अंदर आप कितने टिकट बुक कर पाएंगे अपनी आईडी से, अगर वो आधार से लिंक है तो? 12, 24, 36 या 48, 12, 24, 36 या 48? तो इसको बदल दिया गया है और लेटेस्ट में आप बुक कर पाएंगे 24 यानी 24 टिकट्स को। तो आईआरसीटीसी वेबसाइट पर एक आधार लिंक्ड यूजर आईडी से यात्री एक महीने के अंदर इन 1 मंथ 24 टिकट बुक कर सकते हैं, नॉट लेस देन दैट। तो आप कम तो कर ही सकते हैं, है ना, अगर आपको 2 ही करने हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है यानी नॉट मोर देन दैट हम कह सकते हैं। 24 से ज्यादा आप बुक नहीं कर पाएंगे, है ना, सिर्फ 24 ही कर पाएंगे। पहले इसकी लिमिट 12 थी, जिसको बढ़ाकर अब 24 कर दिया गया है ना। तो प्रीवियस लिमिट भी याद रखिएगा, दैट इज 12, नाउ इंक्रीज टू 24। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 24। नेक्स्ट, डैश नंबर ऑफ टिकट्स पैसेंजर कैन बुक इन अ मंथ फ्रॉम वन नॉन आधार लिंक्ड यूजर आईडी ऑन द आईआरसीटीसी वेबसाइट। नॉन आधार लिंक्ड, आईआरसीटीसी वेबसाइट पर एक गैर आधार लिंक्ड यूजर आईडी से यात्री एक महीने में कितने टिकट बुक कर सकता है? अभी आपने बताया कि अगर आपकी आईडी आधार से लिंक है तो 24, और अगर आधार से लिंक नहीं है तो आधे यानी 12। तो आंसर क्या होगा, 12 इज द राइट वन। पहले ये 6 था जिसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है नॉन आधार लिंक के केस में, और अगर आधार से लिंक है तो पहले 12 था और अब 24 कर दिया गया है। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। डैश इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। डैश वह प्रक्रिया है जो पाठ की एक छवि को मशीन पठनीय पाठ प्रारूप में परिवर्तित करती है। MICR, BCR, OMR या OCR? तो आप जानते हैं कि OCR एक सॉफ्टवेयर भी है
OCR एक हार्डवेयर भी है जो क्या काम करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से इसको जानते हैं, जो आपकी टेक्सचुअल यानी इमेजेस को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जिसको आप बदल भी सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, OCR। एग्जाम्पल, सपोज करिए आपकी मार्कशीट है, क्या मार्कशीट में नंबरों को बदलना पॉसिबल है? क्या रेलवे के टिकट्स या बस के टिकट को बदलना पॉसिबल है? कई लोग करते हैं, है ना, आपने सुना भी होगा, ऐसे लोगों को जेल हो जाती है। देन चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ। कैसे पॉसिबल है कि हम किसी भी इमेज में, मार्कशीट में या फिर रेलवे के टिकट्स में या बस के टिकट में कोई बदलाव कर पाए? द क्रेडिट गोज टू OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, विच हेल्प्स, जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में, और टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, करना नहीं। डैश इज एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेस इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। बताइए। डैश गूगल खोज द्वारा अपने खोज इंजन परिणामों में वेब पेजों को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एल्गोरिथम है। गूगल नाम तो सुना ही होगा, गूगल बाबा, दी वन ऑफ दी फेमस बाबा फॉर दी सर्च इंजन पर्पस, है ना। कुछ भी सर्च करना है तो एक ही नाम आता है, गूगल का। तो कह रहा है गूगल के पास ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसका ये प्रयोग करती है सर्च करने में? ट्रेंडिंग या टेंडिंग, पेज रैंक, क्रॉलर वेब या ब्लॉग हब? क्या होगा करेक्ट जवाब? सुपर, सुपर से भी ऊपर। द करेक्ट आंसर इज पेज रैंक। तो गूगल बाबा के पास में है पेज रैंक नाम की एल्गोरिथम, जो क्या करती है, जो ये देखती है कि आपकी सर्च को किस वेब सर्वर से निकाल के लाना है, किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग करनी है, और कौन सी रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाया जाए। इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड पेज रैंक। नेक्स्ट, गूगल सर्च इज द फुली ऑटोमेटेड सर्च इंजन दैट यूजेस सॉफ्टवेयर नोन एज। गूगल खोज या गूगल सर्च एक पूर्णतः स्वचालित सर्च इंजन है, खोज इंजन है, जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, जो डैश नामक सॉफ्टवेयर को उपयोग करता है। तो ये गूगल बाबा जो हैं, ये किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से ये इंफॉर्मेशन को सर्वर में ढूंढते हैं और ब्राउजर में हमारे सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जरा नाम तो बताइए। www हिट्स? जी नहीं। वेब ब्राउजर? जी नहीं। वेब कुकीज? जी नहीं। दी करेक्ट आंसर होगा वेब क्रॉलर। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसे वेब स्पाइडर भी बोला जाता है। वेब क्रॉलर भी सही है और इसका दूसरा नाम है वेब स्पाइडर, ये भी सही है। तो इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, यूज करके, गूगल सर्च इंजन हमारी इंफॉर्मेशन को सर्वर में खोजता है और खोज के हमारे लिए लेकर आता है। वेरी गुड। विच अमंग दीज इज नॉट अ वैलिड स्टेज फॉर गूगल सर्च इंजन? इनमें से कौन सा गूगल सर्च इंजन, गूगल खोज इंजन के लिए मान्य चरण नहीं है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि गूगल सर्च इंजन के स्टेप्स कितने हैं, स्टेजेस कितनी है जिस पर यह काम करता है। अगर ये आपको पता होगा तो ये आंसर आप बता पाएंगे, वरना आप सोचेंगे अरे सर्चिंग लग रहा है, क्रॉलिंग लग रहा है, इंडेक्सिंग भी लग रहा है, सर्विंग सर्च रिजल्ट भी लग रहा है, क्या करें? फिर आप कहेंगे अच्छा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, ये लगा दो, अच्छा लग रहा है। सर्विंग सर्च रिजल्ट ये नहीं लग रहा सही होगा, ये लगा दो। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इंडेक्सिंग लग रहा है, ये नहीं होगा। फिर आप कहेंगे ना ना ना, क्रॉलिंग ये लग रहा है, ये लगाओ। फिर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे? जय माता दी इंडेक्सिंग, जय बजरंगबली सर्चिंग। फिर या तो ये करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, तभी सही आप लगा पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च इंजन 3 स्टेजेस पर काम करता है। पहले क्रॉलिंग पर,
फिर इंडेक्सिंग पर, और फिर सर्विंग सर्च रिजल्ट पे। यानी सर्चिंग करेक्ट आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों आपके सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज सर्चिंग। समझ में आया? तो गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है? वेब क्रॉलर का यूज करता है, सॉफ्टवेयर का। जैसे ही वेब क्रॉलर अपना काम खत्म करता है, क्या करता है? इंडेक्सिंग यूज की जाती है कि किस पोजीशन पर आपकी सर्च को दिखाना है, पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, चौथी वेबसाइट, इंडेक्सिंग। और फिर सर्विंग दी सर्च रिजल्ट, आपके ब्राउजर पर उस रिजल्ट को लेकर आना, ये एक मेन काम होता है लास्ट में। तो ये तीन काम ही होते हैं गूगल सर्च इंजन के, है ना, जबकि सर्चिंग ये काम इसका वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, विकिपीडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन डेटेड। विकिपीडिया दिनांक डैश को लॉन्च की गई थी। बताइए कब लॉन्च की गई थी ये विकिपीडिया, जो कि फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, फ्री वेबसाइट है। वॉलेंटियर्स यानी हम और आप जैसे लोगों द्वारा ही विकिपीडिया में कंटेंट को डाला जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। वंस यू हैव टू रजिस्टर, एक बार आपको रजिस्टर करना होगा, फिर उसके बाद वहां पर आप कंटेंट अपना पोस्ट कर सकते हैं, जिसे विकिपीडिया ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, स्क्रूटनी करेगी और फाइनली आपके कंटेंट को पब्लिश कर देगी। तो विकिपीडिया जो कि एक विकी जैसी वेबसाइट मानी जाती है, जो कि वॉलेंटरली काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में, ये 15 जनवरी 2001, यस, है ना, ये वो ईयर है जब विकिपीडिया का जन्म हुआ, जब लॉन्च की गई। 15 जनवरी 2001 किसने किया लॉन्च? ये हैं दो महान शख्स जो कि किसी पैसे के मोह माया से दूर हैं और लॉन्च कर दी विकिपीडिया। जिमी वेल्स, लैरी सेंगर। जिमी वेल्स, लैरी सेंगर, known as the papa of a विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ओनर कंपनी तो है इसकी विकीमीडिया फाउंडेशन, लेकिन विकिपीडिया के जो फाउंडर्स हैं वो कौन है? जिमी वेल्स, लैरी सेंगर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईमेल कैन आई सेंड एट वंस इन जीमेल फ्री अकाउंट? बताइए मैं जीमेल के फ्री अकाउंट में एक साथ कितने ईमेल भेज सकता हूं? अगर फ्री अकाउंट का मैं यूज कर रहा हूं तो कितने मेल में भेज सकता हूं 24 आवर्स के अंदर? 1000, 2000, 500 या 700? सही जवाब है 500 मेल्स। तो फ्री में जो लिमिट है वो क्या है? 500। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि पेड में लिमिट क्या है। अगर मैं पेड जीमेल अकाउंट यूज करता हूं तो उसका नाम क्या है ना? पहले तो मुझे यह बताइए कि फ्री जीमेल तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन जीमेल का एक पेड सर्विस भी है। उस सर्विस को बोलते क्या है ये बताइएगा, और उस सर्विस के अकॉर्डिंग पेड अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर मेल को सेंड करने की जो लिमिट है वो कितनी है? बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका अगेन आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या है? बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू अनडू अ सेंट ईमेल फॉर अप टू डैश। डिफॉल्ट रूप से जीमेल आपको भेजे गए ईमेल को डैश तक पूर्ववत करने की सुविधा देता है, अनडू करना। सपोज करिए आपने किसी को मेल भेजा, आपने कहा अरे 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 ये तो मेल मुझे भेजना ही नहीं था, ये गलत हो गया इस मेल में। क्या उस मेल को आप वापस कर सकते हैं? क्या उसको अनडू कर सकते हैं? जी हां, आप उस मेल को अनडू कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितने सेकंड के अंदर आपको यह काम करना होगा, यही आपको बताना है। 1 मिनट के अंदर, 3 सेकंड तक आप कर सकते हैं, 2 सेकंड तक आप उसको अनडू कर सकते हैं, या 5 सेकंड तक आप उसको अनडू कर सकते हैं। क्या होगा सही जवाब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन? सेम टू सेम इसी पैटर्न पर रहने वाला है एग्जाम। अगर यहां पर आपने मैक्सिमम स्कोर किया तो नो डाउट एग्जाम में भी बेटर स्कोर करेंगे। तो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना रहा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पर अगर कंप्यूटर में लो फील हो रहा है, लग रहा है कि पता नहीं स्कोर बढ़िया कर पाएंगे या नहीं, लग रहा है कि पूरा सिलेबस पढ़ना भी जरूरी है
लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तक। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी देरी के, क्योंकि समय वैसे भी बहुत हो चुका है, लेकिन जो आखिरी के ये जो दिन होते हैं ना, इसमें जो पढ़ाई की जाती है ये काफी क्रूशियल होती है। रिवीजन करना है, नई चीजें सीखनी है। तो आखिरी के ये जो दिन हैं, इनका अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, डेली बेसिस पर अगर 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। जुड़िए और एक बार बढ़िया तरीके से कोर्स को कंप्लीट करिए, सारी वीडियोस देखिए, पीडीएफ से रिवाइज करिए। 55 वीडियोस आपको मिलेंगी, 60 घंटे का कोर्स है। नॉर्मल तौर पर अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन के पर्पज से जो तैयारी करता है वो कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ता ही है। और अगर 6-7 घंटे या 7-8 घंटे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत ज्यादा नहीं, आप 10 दिन में ये कोर्स फिनिश कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाले हैं, बहुत स्लो भी चलेंगे तो भी आराम से 15-20 दिनों में इस कोर्स को आप वाइंड अप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। डिपेंड करता है कि जॉब आपके लिए कितनी जरूरी है। डेडिकेशन, सबको तो नहीं मिलेगी जॉब, वैकेंसीज तो लिमिटेड हैं। तो आप कितने जुझारू होकर पढ़ते हैं, कितने लगन से पढ़ते हैं, कितनी आपके अंदर डेडिकेशन है चीजों को लेकर, कंसिस्टेंसी कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ये जॉब मिलती है तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, अगर ये मोटिवेशन आप खुद से ले सकते हैं तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। बाकी डिस्ट्रैक्शन के तो बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन डिस्ट्रैक्ट। चलाइए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, समय का पता ही नहीं चलेगा आपको, है ना। ऐसे समय वो खींच के आपका ले जाते हैं। लेकिन पढ़ना है तो आपको एक कमरे में बंद करना होगा, अपने आप को लॉकडाउन करना होगा, ये समझ के कि बस आर या पार। तो अगर ऐसा कुछ जज्बा है आपके अंदर तो स्वागत है। आइए एक बार करिए तैयारी जम के, फिर देखिए एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता। सर कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या ये कोर्स हिंदी में है या इंग्लिश में? दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। क्या क्या मिल रहा है? वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट। टोटल वीडियोस कितने? 55। कितने घंटे के? 60 प्लस आवर्स के। आराम से देखिए, रिवीजन करिए, बढ़िया से अपने नोट्स बना सकते हैं वो बनाइए, नहीं बना सकते मत बनाइए, रिवाइज करते रहिए। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है, 1 ईयर तक आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, व्हाट्सएप करिए दिए गए नंबर पे, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था डे 1। इसी तरीके के सेशंस और भी मैं लेकर आऊंगा ताकि आपको एग्जाम के लेवल का एक आइडिया लगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपको पता लगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।